नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है विवेक पांडे और स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। फ्रेंड, आज हम सीखेंगे हिंदी वर्ण विचार के बारे में और ये पहला वीडियो है। इसी तरह से एक एक करके वीडियो आपके पास आता रहेगा। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो बने वो आप तक आसानी से पहुँच जाए और एक एक करके चीज़ों को हम समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सामान्य हिंदी पे हम चर्चा करेंगे, सामान्य हिंदी को पढ़ेंगे। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहला, अगर बात आती है हिंदी भाषा की, तो आप सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा जो है वो हिंदी के संस्कृत के भाष धातु से बना है। जो हिंदी भाषा है वो संस्कृत के भाष धातु से बना है। और जब बात भाषा की आती है तो भाषा में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है जानना वो है उसका व्याकरण। तो भाषा का व्याकरण जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम हिंदी के व्याकरण को एक एक करके समझेंगे। और जो व्याकरण शब्द है वो संस्कृत के वी और आंग उपसर्ग पूर्वक करणे धातु से या करने धातु से, इसको संस्कृत में क्री धातु कहते हैं, इससे व्याकरण शब्द बना है। ठीक है ना। इसके 3 विभाग किए गए हैं, 3 इसके भेद बताए गए हैं। पहला वर्ण विभाग, दूसरा है पद विभाग और तीसरा है वाक्य विभाग। तो वर्ण विभाग क्या है, पद विभाग क्या है और वाक्य विभाग क्या है, एक एक करके इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर बात करें वर्ण विभाग की, क्योंकि व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वह वर्ण होता है। ठीक है ना। तो अगर बात वर्ण विभाग की करें तो जिसे आप वर्ण जानते हैं, जब उसको अक्षरों में संजो दिया जाता है तो वही लिपि बन जाती है। ठीक है ना। और इसी वर्ण को जब मौखिक रूप से बोला जाता है तो उसे ध्वनि कहते हैं, और जब उसको लिखा जाता है तो उसी को अक्षर कहते हैं। जिसे संस्कृत में कहते हैं न क्षरतीति अक्षरा, जिसका क्षरण ना हो, जिसका कभी नाश ना हो, जिसके टुकड़े न किए जा सकें, जो खंडित ना हो, उसे ही वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। ठीक है। चलिए, जो वर्ण हिंदी जो है, हिंदी की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है। ठीक है। तो इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और संभावनाएं भी हैं कि जो हिंदी है उसकी लिपि क्या है, तो देवनागरी लिपि है। ठीक है ना। जो वर्ण होता है, वर्ण 2 प्रकार का होता है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। आप सभी जानते हैं कि स्वर उसे कहते हैं जो बिना बाधा के स्वतंत्र रूप से बोला जा सके, वह स्वर है। और जिसमें स्वर की सहायता ली जाए वह व्यंजन है। ठीक है। आइए एक बार वर्ण के बारे में हम समझते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वह सबसे छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे ही वर्ण कहते हैं। ठीक है ना। जिसके टुकड़े ना किए जा सके उन्हें वर्ण कहते हैं। और इसी के बारे में जो विचार किया जाए उसे वर्ण विचार कहते हैं। ठीक है। जैसे अ, आ, ई, ओ, क, ख, च, छ, ये सब आपके वर्ण हैं। और हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की जो संख्या है टोटल 52 है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या कुल 42 है। ठीक है ना। हिंदी वर्णमाला में 52 लेकिन संस्कृत में 42। चलिए, ये क्यों है इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर बात स्वर की करें तो इसको देख लेते हैं। स्वर वह वर्ण है जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, जिसका उच्चारण स्वतः होता है, इसे स्वर वर्ण कहते हैं। और इसकी जो कुल संख्या है वह कितनी होती है, 11। स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी है, 11। लेकिन ध्यान यहाँ रखिएगा कि संस्कृत में स्वर वर्णों की कुल संख्या 9 होती है। कितनी, 9। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले आता है अ, आ, ई, उ, रिल, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 9 स्वर संस्कृत में आते हैं, लेकिन हिंदी में 11 आते हैं। ठीक है ना। चलिए, स्वरों की जो संख्या है हिंदी में वो 11 है, जैसा कि आपको बताए हैं हम। यहाँ देख लीजिए, उनका नाम दिया है अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, री। ये स्वर वर्ण आपके बताए गए हैं। ठीक है। काउंटिंग करिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है ना। चलिए, स्वर वर्ण के 2 भेद हैं। ठीक है ना। पहला होता है मूल स्वर और दूसरा कहते हैं संयुक्त स्वर। मूल स्वर कौन कौन सा है, तो अ, आ, ई, उ, ए, ओ, ये सब मूल स्वर हैं। और संयुक्त स्वर कौन है, तो ए और औ। अ और ए मिलके ए बना, ऐ बना है, अ और ओ मिलके औ बना है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर बात संस्कृत की जाए
कि संस्कृत में कुल कितने मूल स्वर हैं। आप ध्यान रखिए, हिंदी और संस्कृत दोनों एक साथ हम आपका लेके चल रहे हैं। अगर आप संस्कृत से कहीं एग्जाम दें, संस्कृत आपसे पूछा जाए तब भी आप कर पाएँ, अगर आपसे हिंदी पूछा जाए तब भी आप आसानी से कर पाएँ। ठीक है, तो संस्कृत में जो मूल स्वर होता है वो कुल 5 होता है। ठीक है, मूल स्वर कितना? 5। अ, ई, उ, ऋ, ऋ, ये कुल 5 मूल स्वर हैं और संयुक्त स्वर होते हैं 4। कौन कौन से? ए, ऐ, ओ, औ, ये 4 संयुक्त स्वर हैं। किसमें? संस्कृत में। ठीक है, आगे बढ़ें। हिंदी में अंग और अंग को अनुस्वार और को विसर्ग कहते हैं और इन्हीं 2 वर्णों का नाम अयोगवाह है। क्या नाम है? अयोगवाह। हिंदी में आपसे पूछा जाए कि अयोगवाह कितने होते हैं तो आप बताएंगे 2, लेकिन अगर आपसे संस्कृत में पूछा जाए कि अयोगवाह कितने होते हैं तब आप बताएंगे 4। 4 कौन कौन से? अनुस्वार, विसर्ग, ये दोनों हो गया, एक अनुस्वार और एक विसर्ग। दूसरा उपब्धमानीय और जिह्वामूलीय। अनुस्वार, विसर्ग, उपब्धमानीय और जिह्वामूलीय। ठीक, 4 ये आपके अयोगवाह संस्कृत में हुए और 2 अयोगवाह हिंदी में। ये सब एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप ध्यान से और बहुत अच्छे से समझिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे हम जो मूल स्वर हैं उनके 3 भेद बताए गए हैं। पहला ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत। अच्छा, संस्कृत में भी स्वरों के 3 भेद बताए गए हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत। ह्रस्व किसे कहते हैं? छोटे को। दीर्घ किसे कहते हैं? बड़े को। और प्लूत कहते हैं जो दीर्घ से थोड़ा ज़्यादा समय लगे उसे प्लूत कहते हैं। अक्सर आप इस तरह का सिंबल देखे होंगे या आप फिर एस जैसा सिंबल देखे होंगे वर्णों के बीच में, उसे ही प्लूत कहते हैं। तो जो स्वर वर्ण हैं वह हैं ह्रस्व स्वर वर्ण, वह हैं अ, ई, उ, री, ये ह्रस्व स्वर वर्ण है। और दीर्घ आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, और जो दीर्घ हैं वो आप समझ चुके हैं। जो प्लूत स्वर हैं वह कुछ इस तरह आपको दिख रहे हैं, जैसे राम, ओम, इसमें क्या है? प्लूत स्वर लगे रहते हैं, जैसा कि एस आकार का आप देख रहे होंगे यहाँ पे। तो मूल स्वर के 3 भेद, ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत। संस्कृत में भी इसको कह सकते हैं कि स्वर के 3 भेद होते हैं, एक ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। कई बार आपसे एग्जाम में पूछता है कि ऐसा कौन सा स्वर है जिसका दीर्घ नहीं होता है। ऐसा कौन सा स्वर है जिसका क्या नहीं होता है? दीर्घ नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा कि री वर्ण का कभी भी दीर्घ नहीं होता है। आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा वर्ण है, कौन सा ऐसा स्वर वर्ण है जिसका दीर्घ नहीं होता, तो री का दीर्घ नहीं होता है। री बन जाता है बड़ा होकर के, इसलिए री का दीर्घ नहीं होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, यूपी टेट में हर बार इसे पूछा जाता है। जहाँ भी संस्कृत या हिंदी का आप एग्जाम देते हैं वहाँ पे अक्सर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा स्वर वर्ण है जिसका दीर्घ नहीं होता, तो री का बड़ा नहीं होता है। और दूसरा सवाल आता है कि कौन सा ऐसा स्वर वर्ण है जिसका ह्रस्व नहीं होता, यानी छोटा नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, एक है ए, आई, फिर ओ, उसके बाद जो आगे है वो है औ। ठीक है ना, ये 4 वर्ण हैं, ए, ऐ, ओ, औ। इन 4 वर्णों का ह्रस्व नहीं होता, यानी छोटा नहीं होता। हमेशा इसे आप ध्यान में रखिएगा, हमेशा ध्यान में रखिएगा इसे। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा स्वर वर्ण है जिसका दीर्घ नहीं होता, तो टिक करना है री। अगर पूछा जाए कौन सा ऐसा स्वर वर्ण है जिसका ह्रस्व नहीं होता, तो आपको टिक करना है ए, ऐ, ओ, औ। पूछ देगा आपसे कि चारों में से किसका ह्रस्व नहीं होता, ऑप्शन आपको इन चारों में से कोई एक दे देगा। तो इस हिसाब से आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए आगे बढ़ने पे देखते हैं हम व्यंजन वर्णों को। व्यंजन किसे कहते हैं? तो कुछ अच्छा, सबसे पहले तो आप जान लें व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 होती है। संस्कृत में भी इनकी संख्या 33 होती है। जिस वर्णों को बोलने के लिए स्वर वर्णों की आवश्यकता हो या सहायता लेनी पड़े, ऐसे वर्णों को व्यंजन कहते हैं। जैसे क है, क जैसे क लिखा है तो क में ये शुद्ध व्यंजन नहीं है। शुद्ध व्यंजन ये कब है? जब इसमें हलंत लग जाएगा। ठीक है ना, अभी ये शुद्ध व्यंजन है। एक क है तो क में अ छुपा हुआ है, क प्लस अ तब जाके बनता है बराबर क। ध्यान रखिएगा इसे। ठीक है, चलिए तो इस व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी? 33। आगे बढ़ा जाए। व्यंजन वर्णों के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। अब एक एक करके हम समझेंगे। एग्जाम में बहुत बार वर्ण दे देता है और पूछता है इसमें से स्पर्श व्यंजन कौन सा है, इसमें से। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए एक एक करके इन सबको देखते हैं। पहले देखते हैं स्पर्श व्यंजन क्या है। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय कंठ, तालु, मूर्धा कहते हैं तालु के ऊपर वाले हिस्से को,
होष्ठ और दंत आदि, दंत मतलब दांत आदि के स्पर्श से बोले जाते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। और इसकी संख्या कुल कितनी होती है? 25। इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। क वर्ग कहने का मतलब हुआ क ख ग घ ङ, च वर्ग यानी च छ ज झ ञ। तो इस तरह से आप समझिएगा, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और इनकी संख्या 25 है। और यह क से लेकर के म तक के वर्ण हैं, इन्हीं को कहते हैं स्पर्श व्यंजन। संस्कृत में इसे कहा गया है कादयो मावशानाम स्पर्श, यानी क से लेकर के म तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एग्जाम में बहुत बार पूछता है, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछेगा क से लेकर के म तक के वर्णों को क्या कहते हैं, ऐसा लिख देगा। और आपसे पूछेगा क से लेकर के म तक के वर्णों को क्या कहते हैं, तो आपको बताना है स्पर्श व्यंजन। ठीक है ना। या स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, तो क से लेके म तक के वर्णों को। या स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो कुल 25 होते हैं। या फिर 25 वर्ण कौन से होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन होते हैं। सवाल जैसा भी हो, जवाब आपका सही होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतः का मतलब होता है अंदर से। ठीक है ना। अंतः का मतलब अंदर से। अंदर से जब भी हम उच्चारण करते हैं तो व्यंजन मुंह के अंदर ही, जीभ जो है हमारा मुंह के अंदर कहीं ना कहीं सटता है। ठीक है, कहीं मतलब तालु, दंत, होंठ से परस्पर सटता है, लेकिन कभी भी यह पूरा नहीं सटता है, पूरा स्पर्श नहीं होता है। और ये कौन कौन से वर्ण हैं, तो य, र, ल और व, ये 4 वर्ण बोलते हुए जीभ हमारा मुंह के अंदर पूरी तरीके से नहीं स्पर्श होता है, इसीलिए इन वर्णों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, संस्कृत में इसे कहा गया है अण यण अंतस्थ। यण एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, य, र, ल और व। ठीक है ना। अच्छा, इसको संस्कृत में कहते हैं य व र ल। तो चाहे य र ल कहिए, चाहे य व र ल कहिए, बात वही है। ठीक है ना। लेकिन प्रत्याहार जब आप बनाइएगा तो य व र ल होगा। ठीक है। तो इस तरह से जो यण प्रत्याहार है उसे ही अंतस्थ कहा गया है। सवाल होगा कि अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कौन से प्रत्याहार आते हैं, तो यण। या यण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कुल कितने होते हैं, तो 4। या फिर य व र ल कौन से व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन। सवाल जैसा भी हो, जवाब सटीक होना चाहिए। ठीक है। तो अच्छा, इसी अंतस्थ व्यंजन को अर्धस्वर भी कहते हैं। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या है, तो श, स, श और ह ऊष्म व्यंजन है। इनका उच्चारण रगर या घर्षण से उत्पन्न उष्म वायु से होता है, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। संस्कृत में कहा गया है सल ऊष्माण। सल एक प्रत्याहार है। ठीक है, सल क्या है, एक प्रत्याहार है, और इसके अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं उन्हें ही ऊष्म कहा गया है। तो सल के अंदर श, स और ह, ये 4 वर्ण आते हैं। पूछा जाए सल प्रत्याहार को कौन सा व्यंजन कहते हैं, तो ऊष्म व्यंजन। सल प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, तो 4। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, तो श, श, स, ह। या स को कौन सा व्यंजन कहते हैं, तो ऊष्म व्यंजन। सवाल जैसा हो आपको कर देना है। ठीक है। आई होप कि आपको सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ, कुछ एक आध चीज़ें मिल करके जब बनती है तो उसे संयुक्त कहा जाता है। और व्यंजन यानी कोई ऐसा वर्ण है, कोई ऐसा व्यंजन वर्ण है जो 2-3 वर्ण मिल के बना है। तो पहला, अच्छा ये स्र नहीं है, क्ष है, कक्षा वाला क्ष। ठीक है। तो क, श और अ से क्ष बनता है। ठीक है ना। त, र और अ से त्र बनता है। ज, ग, अ से ज्ञ बनता है। और श यानी तालाब्य श, र और अ से श्र बनता है। ठीक है ना। आपसे पूछा जाए कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, तो क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है। या त्र किससे मिलकर बनता है, तो त, र, अ, त्र। ठीक। सवाल जैसा हो। संस्कृत में इनकी संख्या 3 है, लेकिन हिंदी में इनकी संख्या 4 है। किसकी, संयुक्त व्यंजनों की। संस्कृत में 3 कौन कौन सी है, तो क्ष, त्र और ज्ञ। स्र संस्कृत में नहीं गिना गया है। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले पाएं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।